हेलो प्यारे बच्चों, बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ पुस्तक पाठ 11 नीलकंठ। इसका लेखक है महादेवी वर्मा। अब हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं किस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। तो उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यानी कि लेखिका कहती है, महादेवी वर्मा लिखती है कि उस दिन एक अतिथि यानी एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। और फिर वे कहती है कि जिस समय स्टेशन से पहुंचाकर मैं आ रही थी, उसी समय मेरे ध्यान में यानी कि मेरे मन में विचार आया, चिड़ियों और खरगोश की दुकान की ओर मेरा ध्यान आया और मैंने ड्राइवर से कहा कि उसी रास्ते से चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया और फिर बड़े मियाँ जो थे दुकानदार, वे ड्राइवर को हाथ यानी कि इशारा देते हुए, संकेत देते हुए कहा, गाड़ी रोक दो, यानी कि संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। यानी कि लेखिका कहती है कि मुझे कुछ प्रश्न कहने से पहले ही उन्होंने यानी कि बड़े मियाँ ने कहना शुरू कर दिया, यानी कि बोलना शुरू कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे या कम वक्त, यानी कि वैसे या कम वक्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो मारो। ये कौन कह रहा है? तो दुकानदार बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। इन्हीं दुकानदार बड़े मियाँ बोलने यानी कि इतना बोलते हैं कि वे कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसमें लेखिका कहना चाहती है, सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति सुनता है, वे जहाँ बोल दे उसके प्रश्न का उत्तर वहीं वे रुकता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? यानी कि फिर लेखिका उससे दुकानदार से पूछता है, बड़े मियाँ से, कि मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिससे तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, यानी कितना छोटा था कि वे पक्षी
शबाक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण यानी कि मेरे जांच या परीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़ों के नगद यानी कि कसम खाते हुए लेखिका गुरुजी से बोलता है 3 रुपये लिए हैं। दुकानदार बोलता है कि उन्होंने इस 2 जोड़े पकड़ने के लिए हमसे 3 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोचो यानी कि सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। यानी कि फिर ये बोलता है कि मैं उससे बोलता हूँ, पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके आछता पछताकर देना ही पड़ा। अब आप जो यानी कि मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शबाकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुँचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। यानी कि फिर महादेवी वर्मा जब उसे लाते हैं तो अगल बगल के लोग उनसे कहते हैं कि ये तो तीतर है, मोर कहकर वे दुकानदार बड़े मियाँ तुमसे ठग लिया है। कदाचित अनेक यानी कि बहुत बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर यानी कि मैं दुखी होकर मैंने कहा मोर के क्या सुर खाब के पार लगे हैं तो पक्षी चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला और फिर लेखिका कहती है कि पहले फिर मैंने जब घर लाया उन दोनों चिड़ियों को, तो जो जिसमें मैं पढ़ता लिखता था उसी कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसे हम दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां यानी कि सत्तू को गोल बनाकर गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़ों से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर यानी कि कभी मेरे कुर्सी पर, कभी मेरे टेबल पर,
कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूति होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली, इनकी लेखिका बोलती है कि खुला रहने पर चित्रा किसका नाम है, इनकी बोलती है कि मेरी बिल्ली है, इन नावांग तुंकों का पता लग सकती थी। यानी कि नावांग तुंकों का इसे पता लग सकती थी, यानी कि बिल्ली ये जान सकती थी। और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, यानी कि जो मेरी बिल्ली है चित्रा, वे चूहों पर भी आक्रमण यानी कि कभी नहीं करती। परंतु यहाँ दो स्वार्थ अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में यानी कि उसकी नज़र में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मंजारी के लिए असहाय ही कही जाएगी, यानी कि उसे सहन नहीं हो पाती। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, यानी कि लेखिका बोलती है कि जब मेरे कमरे कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगी, यानी लगने लगा देखने में, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का समान निवास है। दोनों नावांग तुंकों ने पहले से रहने वालों में ऐसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू यानी कि नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लुक्का कबूतर नचाना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूमकर गुटुर गुटुर यानी कि गुटुर 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 की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने यानी कि जांच करने लगे। उनकी गोंद यानी कि उनकी गोंद जैसे छोटे खरगोश उनकी चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भाली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, यानी कि जब इस दोनों पक्षी को मैंने अपने समान निवास चिड़ियाघर में जब दिया, तो मेरे चिड़ियाघर में बोलती है कि जहाँ मैंने बहुत सारे चिड़िया जीव जंतु रखते थे, वहाँ रखने से चिड़ियाघर में भूचाल यानी कि बहुत ही चहल पहल होने लगा, यानी कि ये लेखिका कहती है। फिर वे बोलती है कि धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे यानी कि बड़ा होने लगे। उनका कायाकल्प यानी कि उनका शरीर वैसा ही कर्मशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तिल्ली का बनना। मोर के सिर की कालगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बाकीम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धोती झलकने लगी। लंबी नील हरित
ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों आँखों से यानी कि आँखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट यानी कि साफ सुथरा होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं और इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भागिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और संदर्भ था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान यानी कि चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कालगी पंखों की श्याम श्वेत चित्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया। नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचुर प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे अंतर्क्रांदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में छुआवला सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आया, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हैं।
कि सभी जीव जंतु इधर उधर भागने की ओर है, परंतु इसमें सांप ने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ में आ गया है, यानी कि सांप ने पकड़ लिया है, लेकिन वहाँ पे मोर भी है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या हो रहा है उनके चिड़ियाघर में। इनकी पकड़ में आ गया, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष यानी कि बाकी आधा जो बाहर था उससे चीं चीं का स्वर भी इतना तीव्र यानी कि तेज नहीं निकला, यानी कि निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट यानी कि साफ सुथरी यानी कि सही सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झोले में सो रहा था, उसी के चौकाने कानों ने उस मंद यानी कि धीरे स्वर यानी कि आवाज़ की व्यथ पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसके समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमारा हो गया, यानी उसकी आधा शरीर अधमार हो गया। पकड़ा ढीली पकड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी कि उसकी निश्चेष्ट यानी कि चोट के कारण वहीं पर पड़ा रहा, यानी कि वहीं पर रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, यानी कि मोरनी ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, इनकी मोर जो था वह सांप को 2 खंड कर दिया, यानी कि 2 भाग में बांट दिया था, यानी कि उसको काटकर 2 भाग में बांट दिया था। तब उस शिशु यानी कि बच्चा खरगोश के पास आया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उशानतः देता रहा। क्रांति के ने अपने युद्ध वाहन के लिए मायूर यानी कि मोर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मायूर कला प्रिय वीर पक्षी है। मायूर यानी कि मोर जो क्या होता है, मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि यानी कि इत्यादि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेधा की श्यामली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडाल कर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था।
राधा यानी कि मोरनी राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श नहीं छूकर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने यानी कि नीलकंठ मोर ने कैसे, ये लेखिका हैं महादेवी वर्मा जो कि किताबें पढ़ रही है। इसके बगल में चिड़ियाघर इनकी जो जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं उसी के बीच ये पढ़ रहे हैं, एक चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि मोर समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक यानी कि एकाएक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झोले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडाल कर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। यानी कि लेखिका कहती है किसी क्रम में नृत्य भंगिमा में मेरे साथ कोई अपना देश या विदेश के लोग अतिथि यानी कि मेहमान भी पहुंच जाता था और नीलकंठ यानी कि मोर की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूत यानी कि विस्मय भी भूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेली यानी कि जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। यानी कि मोर को परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली यानी कि नुकीली पेनी चोंच से वह भय कर विषधार को खंड खंड कर सकता था। इनकी विष जीव को यानी कि जैसे सांप को विषधार को खंड खंड यानी कि अलग अलग कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाता यानी कि धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों यानी कि पेड़ों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी कि उसे पल्लवित पेड़ अच्छा लगते थे। यानी कि बसंत में जब आम के वृक्ष यानी कि पेड़ सुनहाली यानी कि सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था यानी कि उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और यानी कि मोर और राधा यानी कि नीलकंठ और राधा यानी कि मोर और मोरनी की सबसे प्रिय ऋतु यानी कि बसंत यानी कि समय यानी कि ऋतु तो वर्षा ही थी। यानी कि मोर और मोरनी का सबसे प्रिय ऋतु कौन सा था, तो ये वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद यानी कि धीरे केंका की गूंज अनुगूंज तीव्र यानी कि तेज से तीव्रता होती हुई मानो
बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ यानी कि शुरू होता और फिर मेघ उतना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र यानी कि तेज होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंदार्थ होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकाने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रंगीनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य यानी काम से न खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया, यानी कि जैसे पहले रोक लिया था। इस बार किसी पिंजड़ों की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरों से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमारी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। फिर इनकी बड़े मियाँ ये बातें महादेवी वर्मा से कहता है। सारांश यह कि 7 रुपये यानी कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। यानी कि लेखिका फिर बोलती है कि मैं 7 रुपया देकर उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा यानी कि रूम अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठोठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया, यानी कि जहां सभी जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा, यानी कि उसका नाम रखा गया कुब्जा नाम के अनुरूप। वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही
मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाइयाँ यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके पास रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता यानी कि दोस्ती थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठोंड जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता यानी कि खुशी का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सोड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडला कर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास यानी कि 3-4 महीने के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, यानी कि सही में नीलकंठ यानी कि मोर मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला। इनकी क्यों मोर मर गया था, इसका उत्तर तो अब तक नहीं मिला। इनकी लेखिका बताती है नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के अस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल से लपेटकर उसे संगम ले आई। यानी कि लेखिका बोलती है मैं उसे शाल में लपेटकर उसे संगम ले आई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से विविधताएं होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर यानी कि मोर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। वह प्रतीक्षा यानी कि अंत में वह इंतजार यानी कि प्रतीक्षा में इंतजार के भाव से
द्वार पर दृष्टि यानी कि आँख लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं इत्यादि पेड़ों की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि काजली अल से सियान कुर्ती सामने पड़ आई। स्वभाव के अनुसार उसने काजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः काजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और दोष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की भिन्नता यानी कि अलग अलग का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यानी कि लेखिका बोलती है, राधा यानी कि मोरनी जब प्रतीक्षा में ही दुई केली है। यानी कि राधा जो है वह मोरनी अब प्रतीक्षा में ही दुई केली है, यानी कि 2 ही है। आषाढ़ में जब आकाश मेघान छान हो यानी कि मेघा छान हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक पेड़ की डाल पर अपनी केका को तीव्रता यानी कि तेज करके नीलकंठ को बुलाती रही। तो इसका लेखक है महादेवी वर्मा। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इसे हम अपने भाषा में समझें तो इस चैप्टर में लेखिका बताती है यानी कि कहना चाहती है कि एक दिन किसी अतिथि यानी कि मेहमान को मैं स्टेशन पर छोड़कर घर वापस आ रही थी। तभी मेरा ध्यान रास्ते में पड़ने वाला खरगोश और चिड़िया की दुकान पर गया। दुकान के निकट पहुंचते ही वहां के दुकानदार बड़े मियाँ ने चिड़िया वाले ने उसे मोर के 2 बच्चे के बारे में बिना रुके बताना शुरू कर दिया था। फिर लेखिका देखा कि एक पिंजरे में 2 पक्षी सवाक तितरों की तरह पिंजरे में बैठे थे। उनमें एक मोर और दूसरा मोरनी थी। फिर लेखिका ने उन्हें बड़े मियाँ से 35 रुपया में खरीद लिया। जैसे ही लेखिका ने वह पिंजरा अपनी कार यानी कि गाड़ी में रखा, वह दोनों पक्षी सवाक छटपटाने लगे। जब लेखिका मोर के दोनों बच्चे को जब वे घर लाती है तो घर के आसपास वाले लोग उन्हें बोलता है कि तुम्हें ये ठग लिया है, यानी कि ये तितर है, यानी कि ये तितर का बच्चा है और तुमसे ये मोर के बच्चे बताकर ठग लिया है। इस पर महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका उसकी बात पर चिढ़ता है और उन पक्षियों को विशेष रूप से देखभाल करने लगती है और जिससे कि एक मोर का और मोरनी का राधा नाम रखा गया था, जो कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा था भी लाइन बाय लाइन, तो इसमें आपने समझ भी लिया था। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हमने लाइन बाय लाइन समझाना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।